नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वन विकास निगम का रजत जयंती समारोह, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। उपलब्धियों को सराहा, कहा पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास सरकार की प्राथमिकता। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नितिन नबीन के दौरे की तैयारियां तेज। बूथ से लेकर कोर कमेटी तक होगा मंथन, कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। हरिद्वार जिला योजना समिति की बैठक में चढ़ी हंगामे की भेंट। कांग्रेस और बसपा विधायकों ने जताया विरोध। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की राय को दरकिनार करने का लगाया आरोप। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर आरोप प्रत्यारोप का दौर। कांग्रेस ने की मामले में पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच की मांग। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने सरकार पर लगे आरोपों को किया खारिज। और उत्तराखंड को डेस्टिनेशन वेडिंग हब बनाने पर सियासत। यूकेडी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा योजनाएं आम जनता के लिए नहीं बल्कि पूंजीपतियों के हित में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन विकास निगम के रजत जयंती समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने निगम की उपलब्धियों की सराहना की और राज्य के वन संरक्षण और विकास में इसकी भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास सरकार की प्राथमिकता है और वन संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। आज का ये अवसर वन विकास निगम की उपलब्धियों का स्मरण करने के साथ साथ हमें संकल्पों को भी याद करने का ये दिवस है, जिस संकल्प के उद्देश्य से वन विकास निगम की स्थापना हुई थी, इसका गठन हुआ था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना वर्ष 2001 में एक संवैधानिक निकाय के रूप में हुई थी, जो वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन, वन उपज के टिकाऊ दोहन, आरक्षित वन क्षेत्रों में खनन और इको टूरिज्म के संचालन का कार्य करता है। साथ ही वन उत्पादों और प्रमाणित लकड़ी की सरकारी आपूर्ति भी करता है। अर्थात वन विकास निगम हमारे राज्य की इकोनॉमी का तो बहुत महत्वपूर्ण है ही है, उसके साथ साथ हमारी इकोलॉजी के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के उत्तराखंड दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। राजधानी देहरादून में उनके स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं और इसे संगठन के लिए महत्वपूर्ण मौका भी माना जा रहा है। प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने ये बताया कि पद संभालने के बाद ये उनका पहला उत्तराखंड दौरा है, जिससे कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी सहित सभी नेता उनके स्वागत के लिए तैयार हैं और पूरा प्रदेश इस दौरे को लेकर उत्साहित है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये उत्तराखंड का पहला दौरा है। उत्तराखंड वासियों में उत्साह है और निश्चित तौर पर उत्तराखंड आकर वो देवभूमि में आकर देवभूमि का आशीर्वाद तो लेंगे ही, लेकिन जो ऊर्जा का संचार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में होगा, हम सब उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके स्वागत की तैयारियों में पूरा शहर उमड़ने के लिए तैयार है और निश्चित तौर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने से युवाओं में जो ऊर्जा का संचार होगा वो प्रदेश के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री हैं, युवा मुख्यमंत्री धामी जी भी उनके इंतजार में पलकें बिछाए बैठे हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सदन में विपक्ष के द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि उनका बयान नारी शक्ति बिल के तहत आरक्षण को लेकर था, जिसमें 543 सीटों के सापेक्ष करीब 24% आरक्षण तय किया गया।
इसमें लगभग 15.5% SC और 8% ST के लिए आरक्षण शामिल है। बहुगुणा ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है और विपक्ष तथ्यों से परे बात कर रहा है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि विपक्ष ने महिलाओं के नाम पर सिर्फ राजनीति की और आरक्षण के मुद्दे पर जनता को गुमराह किया है। मैं सदन में तथ्य की बात कर रहा था। विपक्ष के ऊपर मैंने जो भी कटाक्ष किया वो तथ्यों पर किया। जब मैंने एक्ट पढ़ा, नारी वंदन अधिनियम बिल का एक्ट पढ़ा, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि 1/3 रिजर्वेशन किया जाएगा। वो रिजर्वेशन SC/ST समाज के ऊपर भी नियम के अनुसार लागू किया। आज के दिन 544 सीटों में 24% रिजर्वेशन SC/ST समाज का है। इसमें SC समाज का लगभग 15.5% है और ST समाज का 8.64%। तो मेरा कहना स्पष्ट ये था कि अगर 850 सीटें होती, ये बिल पारित होता, तो उससे सिर्फ महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, इसी के साथ साथ हमारे SC/ST समाज को भी रिप्रेजेंटेशन मिलता, उनकी भी सीटें बढ़ती सदन में, उनका भी रिप्रेजेंटेशन सदन में आता। हरिद्वार में जिला योजना समिति की बैठक उस वक्त तीखे टकराव में बदल गई जब बैठक की शुरुआत होते ही कांग्रेस और बसपा के विधायकों ने विरोध का मोर्चा खोल दिया। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के सभागार में पहुंचते ही विपक्षी विधायकों ने टेबल पर रखी बुकलेट उठाकर फेंक दी और जोरदार नारेबाजी की। पूरे परिसर में धामी सरकार मुर्दाबाद की नारे गूंजते रहे और माहौल कुछ देर के लिए पूरी तरह से असंतुलित नजर आया। वहीं कांग्रेस के विधायक अनुपमा रावत, रवि बहादुर और बसपा के विधायक शहजाद अली समेत कई जनप्रतिनिधियों ने बैठक की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए और इसे जनहित से भटककर ठेकेदारों के हितों की बैठक करार दिया है। देखिए यार, सारे सीनियर्स विधायक हमारे खड़े हैं। जिला योजना की मीटिंग है, डिस्ट्रिक्ट प्लान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर रिपीटिव रिमाइंडर के बाद भी आज भी ढक के वही 3 बात है। वही नलकों में 1 करोड़ 60 लाख रुपए दे रखे हैं, वही सड़कें हैं, विधायकों के जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव कंसिडर नहीं किए जा रहे हैं, ठेकेदारों को जो है तवज्जो दी जा रही है। कहाँ से प्रस्ताव आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, इतना महत्वपूर्ण जो है बजट है। पहली हरिद्वार के साथ जो है अनदेखी की जाती है, उसका बजट कम कर रखा है, जबकि यहाँ का क्षेत्रफल और यहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, उसके बाद भी जो है चीजें खराब की जा रही हैं। रिपीटिव रिमाइंडर के बाद भी आज भी जो है अधिकारियों के जो है हमारे जो प्रभारी मंत्री उनके कान पे जू नहीं रेंग रही है, तो कोई मतलब नहीं था, इसलिए मीटिंग का बहिष्कार किया गया। हमारे सीनियर्स विधायक सब उठ के आ गए, उनके पीछे हम भी आ गए हैं। मैं ही अपनी बात कह के आ गई। उसमें इस मीटिंग का कोई औचित्य नहीं है। आप ये देखिए, सिर्फ मात्र 2 या 3 सड़कें देकर ये अपना पल्ला इन्होंने झाड़ दिया। स्वास्थ्य की समस्या थी, शिक्षा की थी, हमसे खेल का मैदान के लिए गए और इतने कॉल्स क्यों कर रहे थे, हमारा समय क्यों बर्बाद कर रहे थे। इसका प्रस्ताव दीजिए, उसका दीजिए, प्रायोरिटी दीजिए। मैंने तो लाइट्स की प्रायोरिटी दी थी, मैंने स्वास्थ्य की दी थी, लालढांग के स्वास्थ्य केंद्र को इसको पूरा सुदृढ़ीकरण कीजिए। मैंने शिक्षा की दी थी, 3 स्कूल्स की दी थी, उसमें एक आंगनबाड़ी भी था। कहीं पर नहीं है, बिल्कुल शून्य बट्टे सन्नाटा है। इस पूरे जिले को ठेकेदार चला रहे हैं। जो ठेकेदार अधिकारियों के माध्यम से अपने प्रस्ताव देते हैं वो ये एक्सेप्ट करते हैं। जो हमारे प्रस्ताव एक्सेप्ट नहीं किया हमने, इसलिए कि जो ठेकेदार विभाग चला रहे हैं उसमें हम अपने प्रस्ताव बैठ कर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराना चाहते, हमने बहिष्कार किया है। हमने पिछली बार भी माननीय मंत्री से आग्रह किया था, उन्होंने हमारी बात को अनसुना किया है। अगर अधिकारियों को ही सब कुछ करना है और ठेकेदारों को करना है तो फिर हम क्या करेंगे मीटिंग से। लेकिन अभी तो सुनने का मौका भी नहीं दिया, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुई थी मीटिंग, उससे पहले ही आप लोग आ गए। नहीं स्टार्ट उन्होंने बात रखी है, उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया तो हम क्या करते भाई, बैठ के वहाँ पे क्या सुनेंगे क्या? नहीं, लेकिन अंततः नुकसान तो इसमें जनता का होता है ना। अगर आप सब जनप्रतिनिधि अगर पैदा करने के लिए जिला योजना हो रही तो क्या हम ठेकेदारों के साथ लगे? हम भी ठेकेदारों के ही पिछले। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस जहां मामले में पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच की मांग कर रही, तो वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने सरकार पर लगे आरोपों को खारिज किया है। उनियाल ने कहा कि सरकार ने घटना के तुरंत बाद कार्रवाई करते हुए शव बरामद किया, आरोपियों को गिरफ्तार किया और कोर्ट में मजबूत पैरवी की है। उन्होंने बताया कि ऑडियो के जरिए भ्रम फैलाने के बाद सरकार ने सीबीआई जांच की मांग भी स्वीकार कर ली है। मंत्री ने अपोजिशन पर इस मामले का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए इसे निंदनीय बताया है।
सरकार ने अंकिता जैसी बिटिया की जब हत्या हुई, उसके बाद जैसे संज्ञान में आया, तत्काल बॉडी को रिकवर करने का काम, अपराधियों को पकड़ने का काम, न्यायालय में पूरी अपनी उसकी जो वकालत की जा सकती है, उसके आधार पर उनको सजा दिलाने का काम है। एक ऑडियो के माध्यम एक भ्रम की स्थिति है या क्या स्थिति पैदा करने का प्रयास किया और सीबीआई जांच की मांग की। सरकार ने सीबीआई जांच को स्वीकार कर लिया। उसके बाद भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस तरह से इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, ये इस तरह की बातों का राजनीतिकरण करके अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। उत्तराखंड को डेस्टिनेशन वेडिंग हब बनाने की सरकार की योजना को लेकर सियासत गर्मा गई है। त्रियुगी, नारायण और रामनगर की सफलता के बाद सरकार नए पर्यटन स्थलों को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की तैयारी में है। इस पर यूकेडी ने सरकार पर निशाना साधा और केंद्रीय महामंत्री देवचंद उत्तराखंडी ने आरोप लगाया कि ये योजनाएं आम जनता के लिए नहीं बल्कि पूंजीपतियों के हित में बनाई जा रही हैं। उन्होंने मसूरी क्षेत्र का उदाहरण देते हुए जमीनों की हेरफेर का भी आरोप लगाया और कहा कि सरकार ने कभी उत्तराखंड के हित में कोई योजना नहीं बनाई। उत्तराखंड में जो भी योजनाएं की हैं वो उत्तराखंड वासियों के लिए नहीं की हैं। ये इनके जितने भी ये जो बीजेपी, खासतौर पर जो बीजेपी है, ये पूंजीपतियों की पार्टी है और ये निस्संदेह ये जो डेस्टिनेशन पॉइंट ये बना रहे हैं किसी न किसी पूंजीपति के लिए बना रहे होंगे। उत्तराखंड वासियों के हित में इन्होंने कभी भी कोई योजना नहीं बनाई है। आप देख रहे होंगे कि इससे पहले कौड़ी के भाव मसूरी के इलाका बेच दिया गया है। इसी प्रकार डेस्टिनेशन का नाम लेकर के ये जमीन की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में राजवीर हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। मृतक की शादीशुदा बेटी से प्रेम संबंध रखने वाले आरोपी पंकज ने अपने साथी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और जांच में सामने आया कि आरोपी बेटी का तलाक करवाकर उससे शादी करना चाहता था, लेकिन पिता इसका विरोध कर रहा था। इसी रंजिश में आरोपी ने पहले दोस्ती का फायदा उठाया, फिर शराब पिलाने के बहाने खेत में ले जाकर हथौड़े से सिर पर वार कर राजवीर की हत्या कर दी। ये भादराबाद थाने में एक राजवीर हैं, उनकी हत्या के संबंध में उनके पुत्र ने एक तहरीर दी थी थाने में और यहाँ पे बोंगला बाईपास के पास में पॉपुलर के खेत में इनकी डेड बॉडी मिली थी और इनके सिर पे चोट का निशान था। तो इसमें फिर एसओजी और थाने इनकी टीमें लगाकर इसमें प्रयास किया गया। तो थोड़ा तो डिजिटल एविडेंस मिले तो उसके आधार पर एक संदिग्ध को पूछताछ में लिया गया। तो लक्की हॉस्पिटल है वहाँ पे उसके पास में ये संदिग्ध जब पकड़ा गया तो फिर इसके द्वारा ये बताया गया कि ये जो पंकज है ये बेसिकली ये मृतक जो है इसकी लड़की से 2024 में एक कथा के दौरान मिला था और ये उसको ये प्रेम करता था और इसका ये था कि अगर इसके बाप को मैं मार दूंगा तो ये लड़की जो कि पहले से शादीशुदा है 2019 से, वो अपने पति को छोड़ के आ जाएगी और मेरे से शादी कर लेगी। इस मोटिव के लिए इसने अपने एक साथी को छोटेलाल को साथ में लिया और एक शराब के ठेके से शराब ली और ये दोनों एक दूसरे से परिचित थे और उसके बाद इन्होंने वहाँ पे हथौड़े से 2 बार सिर में वार करके राजवीर की हत्या कर दी। और इसमें जो सीसीटीवी फुटेज हमें मिली है ठेके की, वहाँ शराब खरीदते हुए हथौड़ा भी साथ में है इनके और उसके बाद वहाँ पर जाते हुए और ये सारे एविडेंस इसमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस कलेक्ट हो गए हैं। दोनों लोग अरेस्ट हो गए हैं और दोनों को जुडिशियल रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। डोईवाला में नगरपालिका की ओर से वर्ष 2024 में सुसवा नदी किनारे विकसित किए गए ऑक्सीजन वन क्षेत्र में अज्ञात लोगों ने भीषण आग लगा दी, जिससे सैकड़ों पौधों को नुकसान पहुंचा है। करीब 15 से 20 बीघा जमीन पर शीशम, सागौन, बांस और आंवला समेत कई पौधे लगाए गए थे। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। सभासद रियासत अली मोन्टो ने
और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और झुलसे पौधों को बचाने का प्रयास किया। नगरपालिका प्रशासन ने दोषियों पर कार्रवाई और भविष्य में सुरक्षा के ठोस इंतजाम करने का आश्वासन दिया है। वहीं प्रदेश में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से संचालित हो रही है। राज्य सरकार की ओर से यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की गई हैं, ताकि श्रद्धालु निश्चित तौर पर सुरक्षित और सुगम रूप से दर्शन कर सके। चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों और श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसके लिए चारधाम यात्रा के रास्तों पर, इसके साथ ही प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर पेयजल, शौचालय, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता, पार्किंग और यातायात व्यवस्थाओं को सुदृढ़ और सुनिश्चित किया गया है। राज्य सरकार ने यात्रा व्यवस्थाओं के संबंध में भ्रामक जानकारी प्रसारित करने वालों और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, ताकि यात्रा की पवित्रता और व्यवस्थाएं बनी रहें। बात करेंगे मौसम की। उत्तराखंड में मौसम ने अचानक से करवट बदली। मौसम केंद्र देहरादून ने अगले 5 दिनों तक बारिश, तेज हवाओं और कई जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के अनुसार 29 और 30 अप्रैल को प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि 5 मई तक कहीं कहीं बारिश का दौर जारी रहेगा। देहरादून समेत कई जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई। वहीं 30 अप्रैल को पूरे प्रदेश में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर में फॉल हुआ है। तो आगे जो हमारा फोरकास्ट है वो भी इसी तरह से है, जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि आने वाले दिनों में एक्टिविटी रही थी। तो पिछले 2 दिन में जो ये एक्टिविटी रही है और आगे भी हम अनेक स्थानों पे अगले 2 दिन में जो है अगले 48 घंटे 29 और 30 अप्रैल 2026 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अनेक स्थानों पे हमारे को हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। इसके और उसके बाद जो है कुछ स्थानों पर जो है पूरे वीक में जो है यानी कि 5 तारीख तक हमको कहीं कहीं ये बारिश देखने को मिल सकती है। हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो मुख्यतः आज अगले 24 घंटे में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है हेल। जो हमने वार्निंग दी है वो हेल हो सकता है कुछ जगह पे, या इंटेंस रेल स्पेल हो सकते हैं। रेस्ट वीक में हम पूरे वीक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की तेज हवाएं वो देखने को मिल सकती है। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी की ओर से गांधी पार्क से घंटाघर तक महिला आक्रोश मशाल यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री धामी, मंत्री रेखा आर्या समेत हजारों महिलाओं ने हिस्सा लिया है। महिला आरक्षण के समर्थन में आयोजित इस रैली में महिलाओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिली है। मंत्री रेखा आर्या ने इस पर कहा कि महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में बराबरी का अधिकार मिलना बेहद जरूरी है। वहीं मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए इसे देश की आधी आबादी से जुड़ा अहम मुद्दा बताया है। आज महिला आक्रोश मशाल यात्रा का आयोजन रहा और महिला आक्रोश मशाल यात्रा पूरी तरीके से कांग्रेस और उसके अलायंस जो उसके सहयोगी हैं, जिसमें सपा भी है, डीएमके भी है, टीएमसी भी है, जिन्होंने 16 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल को महिला आरक्षण बिल पर जिन्होंने उसे गिराने का काम किया, जिन्होंने आरक्षण के विरोध में मतदान करने का काम किया। मतदान तो मतदान ही किया, इसके साथ साथ में उन्होंने मेजें थपथपा के जो है बिल गिरने की खुशी जाहिर करी। इसके साथ ही उन्होंने जो है कांग्रेस ने कुटिल मुस्कान के साथ में लोकसभा का ऐसा दृश्य प्रस्तुत किया कि महिलाएं देश भर की आधी आबादी जो है बहुत नाराज हुई। और मैं ये समझती हूँ कि आधी आबादी निश्चित रूप से अफसोस कर रही होगी कि हमने कैसे सांसदों को लोकसभा में भेजा है जिन्होंने महिला आरक्षण बिल का इस कदर विरोध किया कि मतदान तो मतदान ही किया, ऊपर से हास्य विनोद के साथ में अपनी खुशी का प्रकटीकरण जो है मेजे थपथपा के करा।
हरिद्वार प्रेस क्लब में उत्तराखंड युवा कांग्रेस की सह प्रभारी हरनीत कौर बराड़ ने नारी शक्ति वंदन संशोधन बिल को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ये कहा कि विपक्ष महिलाओं के साथ है और 2023 में इस बिल का समर्थन कर इसे पास कराया गया था। उनका ये आरोप है कि सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए संशोधन बिल लाई और अब अपोजिशन को बदनाम कर रही है। कांग्रेस और अन्य दल प्रेस कॉन्फ्रेंस और जनसंपर्क के जरिए लोगों को जागरूक करने का अभियान चला रहे हैं। 2023 में जब बिल आया था तो विपक्ष ने साथ दिया था, बट जब ये 2026 में लोगों के मुद्दे से भटकाने के लिए उसके पीछे और भी बहुत पहलू हैं। पावर में सत्ता में रहने के लिए कैसे लोगों को जो अपना मिसयूज कर रहे हैं ये पावर का, और विपक्ष को बदनाम करने के लिए, क्योंकि जो अलग अलग स्टेट्स में इलेक्शन चल रहा है वहां पे वोटों की काटपीट हो रही है, उस मुद्दे से लोगों को भटकाने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।